मैनपुरी उपचुनाव के इस दंगल में योद्धा पूरे दमखम के साथ प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। वोट की अपील करते हुए जनसंपर्क में जुटा है। वहीं मैनपुरी के बरना हाल में शिवपाल सिंह यादव ने नुक्कड़ सभा कर वोट मांगे और डिंपल को जिताने की अपील की। घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे टाइम अब डिंपल को जिताने के लिए लगा देना, तो हाथ उठा करके बता दो। दरअसल मैनपुरी के विनायकपुर गांव में शिवपाल नुक्कड़ सभा कर रहे थे। यहां उन्होंने समर्थकों से पूरी ताकत से डिंपल को जिताने की अपील की और भाजपा पर हमला बोला। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत धोखेबाज हैं, आगे हमारा फायदा नहीं लेता। मैनपुरी में एक तरफ जहां शिवपाल ने चुन चुनकर भाजपा सरकार पर हमले किए, तो दूसरी तरफ भाजपा भी मैदान में डटकर मुकाबला कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव सपा और सैफई परिवार की गुंडागर्दी से मुक्ति का चुनाव है। साइकिल को पंचर कर सुशासन और विकास का कमल खिलाएं। श्री रघुराज सिंह शाक्य को भारी अंतर से विजयी बनाएं। और इधर अखिलेश और शिवपाल के साथ आने पर सियासत खत्म नहीं हो रही। मैनपुरी में डिंपल के प्रचार के दौरान शिवपाल का बयान आने पर सियासत फिर से हाई हो गई है। बहू डिंपल के कहने पर अखिलेश के साथ आने का दावा करने वाले शिवपाल को फिर से विरोधियों ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि अखिलेश कभी शिवपाल को पसंद नहीं करते। मजबूरी में बहू को गवाह बना रहे हैं। कह रहे मैं अखिलेश जी के साथ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन बहू ध्यान रखे मेरा, आगे चल के न फिर धोखा दे दें अखिलेश जी। शिवपाल पर हमला करते करते रामशंकर कठेरिया यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर शिवपाल ने अखिलेश का साथ दिया तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अखिलेश के साथ काम करना माने उनका पूरी तरह राजनीतिक करियर खत्म। सिर्फ रामशंकर कठेरिया ही नहीं, बल्कि भाजपा नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश के पैर छूने पर सवाल खड़े कर दिए और कहा कि हार के डर से अखिलेश ने चाहता कि पैर छूए। वो तो पैर, चुनाव खत्म होगा तो पैर कौन छुएगा, फिर वो चाचा की तरफ न देखेंगे। एक तरफ जहां भाजपा लगातार शिवपाल और अखिलेश पर हमलावर है, वही मैनपुरी में प्रचार के वक्त शिवपाल साफ कर चुके हैं कि अब वो हर हाल में अखिलेश के साथ ही रहेंगे। एक तरफ जहां मैनपुरी में सैफई परिवार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के कुछ सहयोगी नाराज भी। ये नाराजगी जाहिर तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इशारों में सपा के संबल पर विधायक बनी पल्लवी पटेल नाराज नजर आ रही है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल के प्रचार करने के सवाल पर उन्होंने तंज भरे अंदाज में जवाब दिया। मैं वहाँ पर एक प्रतीक्षा सूची में हूँ और मेरे संगठन की पार्टी मुझे इस्तेमाल करना चाहे कि मैं 100% अपना दूंगी। पल्लवी पटेल की माने तो उचित समय पर पार्टी नेतृत्व जरूर कोई फैसला लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से इतना साफ कर दिया है कि बुलाने पर ही वो मैनपुरी में प्रचार करने के लिए जाएंगे। मेरी हर प्रकार की क्षमता को मेरा नेतृत्व पहचानता है और उसका इस्तेमाल भी राइट टाइम कब करना है इसको भी वो जानते हैं। आपको बता दें कि पल्लवी पटेल सपा के सिंबल से कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से विधायक है। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। हालांकि पल्लवी पटेल ने उपचुनाव में सपा की जीतने की इच्छा जताई। ये मेरी इच्छा है, मेरी दिल की इच्छा है कि जहाँ जहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से लाखों की लाखों संख्या से पीछे, वोटों की संख्या में पीछे होकर के हारे। उधर पौड़ी का एक ऐसा गांव है जो 1 या 2 साल का नहीं बल्कि 200 सालों का हो चुका है और 200वीं वर्षगांठ पर पूरा गांव झूमता नजर आया। खूबसूरत से इस गांव में खुशी का मौका है। 1822 में बसा कलूड़ गांव अपने 200 सालों का सफर करने पर इठला रहा है। गांव में रंगारंग महोत्सव हो रहे हैं। महिलाएं कार्यक्रमों के जरिए अपनी संस्कृति की छटा बिखेर रही हैं। इस गांव में आज भी 80% लोग बसते हैं जो कृषि और पशुपालन के सहारे अपनी जीविका चला रहे हैं। मात्र 20% लोगों ने ही पलायन किया है, जबकि उनका पूरा परिवार अभी इस गांव में है। ये जरूर है कि अगर जो पुरुष वर्ग है वो बाहर कार्य में है, लेकिन महिलाएं यहाँ पे कार्यरत हैं और ये नारी शक्ति है जो इस गांव को जीवित रखी हुई है और नारी शक्ति ही इस गांव को चला रही है। उत्तराखंड का यह पहला गांव है जो दूसरी गोल्डन जुबली मना रहा है। लोग चाहते हैं कि हर हाल में कलूड़ गांव तरक्की के रास्ते पर इस तरह चलता रहे। मुझे लगता है कि जो गांव अपने आप में पलायन से बचे हुए हैं, इन गांवों को तो निश्चित रूप से और सुविधाएं मिलनी चाहिए और यहाँ के विकास के लिए जितना संभव हो सकता है वो करना चाहिए। उत्तराखंड में सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई।
जिससे हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ के आगोश में समाया नजर आ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से धाम में 3 फीट से ज्यादा बर्फ जमी है। बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब बर्फ से ढक गया। जहां तक देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार आ गया है। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद पारा शून्य से नीचे -15 डिग्री तक लुढ़क गया है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम दूसरी बार हेमकुंड साहिब के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। कड़ाके की ठंड की वजह से हेमकुंड का पवित्र सरोवर पूरी तरीके से जम चुका है। साथ ही आस्था पथ पर भी कई किलोमीटर तक बर्फ से ढका हुआ है। मौसम में बदलाव और शीतकाल की शुरुआत के साथ 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हुए थे। इस वर्ष 2,47,000 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में सिर्फ टवल पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां करण महारा खुद सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं आपसी खींचतान भी सामने आ रही है। इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का एक बयान सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट बता रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को जो है बीजेपी में ज्वाइन कराते हैं। ऐसे लोगों से कांग्रेस को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों को देना चाहिए। करण महारा ने भाजपा पर कांग्रेस में कई एजेंट छोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की टेंशन बता रही है। कांग्रेस ही क्या, आपकी 90% कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी में आई है। हम तो 3 से 302 पे पहुंच गए हैं, वो सब कांग्रेस की तो हैं। और एक काम और भी कर रहे हैं, जो गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, गांधी जी का भी सपना पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रभुलाल बहुगुणा ने कर्मठ नेताओं को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में कुछ लोग हैं ऐसे जो पदों को बांट रहे हैं, और पद बांटने का मतलब वो ऐसे व्यक्ति को पद देना चाहिए जो कर्मठ हो, निष्ठावान हो, जो कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति हो। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। और एक के बाद एक 3 ट्वीट कर जनता की बढ़ती समस्याओं के बावजूद सरकार पर समाधान करने के बजाय खामोश रहने का आरोप लगाया है। देश में व्याप्त गरीबी व पिछड़ेपन के लाचार जीवन में महंगाई की मार, बेरोजगारी से त्रस्त मेहनतकश लोग हर दिन आटा, दाल, चावल व नमक, तेल आदि के महंगे दाम को कोसते रहते हैं, किंतु वह इसका जवाब देने व उपाय ढूंढने की बजाय ज्यादातर खामोश बनी रहती है। ऐसा क्यों? लेकिन अब आटा का दाम भी एक साल में काफी महंगा होकर लगभग 37 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने से लोगों में बेचैनी, हताशा और निराशा है। मायावती के आरोपों पर सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। मायावती जी ने जो है बीजेपी सरकार पे हमला बोला है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। बहन जी कुछ ना कुछ हमला रोज बोलती हैं, हम लोग हमला देखते रहते हैं। बीते उपचुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी पर अपने फैसले के जरिए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगता रहा है। ऐसे में बीते कुछ दिनों में बीएसपी प्रमुख के इन 3 ट्वीट के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं अपनी कई मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी को लेकर यूपी और उत्तराखंड में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। लखनऊ और देहरादून में हुई महापंचायत में टिकैत बंधुओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। लखनऊ के इको गार्डन में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित महापंचायत में दूर दूर से आए हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। यहाँ राकेश टिकैत ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। सरकार बात करने को तैयार नहीं है, उसने तय कर लिया कि हमें इनसे बात ही नहीं करनी। तो लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात तो होती नहीं। ये तो वहाँ होती है जहाँ पे तानाशाहों का राज होता है। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि देश में तानाशाहों ने कब्जा कर लिया हो। इस महापंचायत के बाद किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी, छोटे किसानों को पेंशन मिले, फसल बीमा योजना प्रभावी हो, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, जमीन का सही दाम मिले। सरकार की माने तो अन्नदाताओं की सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ सवाल यही है किसानों की अनदेखी क्यों हो रही? आखिर को किसान फसल पैदा कर रहे और उसका रेट नहीं मिल रहा। तो उधर यूपी में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अवैध कमाई का हिसाब किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी में अपराधियों की शामत आ गई है। आगरा में तेल माफिया पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। शान नाम की तेल माफिया की पुलिस ने अब तक 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर लिया है, जिसमें माफिया के 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट शामिल हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने बसपा पूर्व विधायक मरहूम हाजी अलीम के घर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल मरहूम हाजी अली के 2 बेटे हत्या और हत्या की कोशिश करने के मामले में फरार हैं। 25,000 की इनामी दोनों बेटों पर गिरफ्तारी का दावा बनाने के लिए पुलिस ने घर पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्लॉक प्रमुख हाजी यूनुस हैं, उनके काफिले पे हमला हुआ था जिसमें एक खालिद की मृत्यु हुई थी। उसमें कुछ लोग वांछित चल रहे थे। स्वर्गीय हाजी अलीम के पुत्र भी उसमें शामिल थे। उन 2 ही पुत्रों की प्रॉपर्टी आज कुर्क की जा रही है। पुलिस की माने तो अभी ये कार्रवाई की शुरुआत है। इसके बाद आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों फरार आरोपियों की बाकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जल्द से जल्द उन संपत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।